Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, so we are beginning with new physics chapter light, which is reflection and refraction. इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर हमारा कोई ओपेक सा ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, अगर उसके थ्रू एक हमारी लाइट रे आती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, उसी मीडियम में दोबारा से चली जाती है. ठीक है, बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम थ्रू एन ओपेक मटेरियल, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट जो है ना वो बाउंस बैक हो जाती है सेम ही मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक मटेरियल. अगर वो किसी एक ओपेक मटेरियल को स्ट्राइक करती है तो उसके बाद वो उसी मटेरियल में रिटर्न कर जाती है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. जब लाइट बाउंस बैक होती है, देखो यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए, तो जो लाइट रे आएगी वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, अब इसके हमें दो लॉ स्टडी करने हैं. पहला लॉ हमारा क्या होता है, देखो ये जो नॉर्मल बनती है ना, उसी सरफेस पर अगर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो नॉर्मल कहलाती है. तो ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो दो लॉज हैं. पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा. मतलब अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री ही होगा. ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ये हमारा है सरफेस और ये हमारा क्या है, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये आफ्टर स्ट्राइकिंग ऐसे चली गई. ठीक है, ओपेक सरफेस था. अगर हमें ये एंगल पता है 30 डिग्री है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना है. इसका आंसर जिसने सोच लिया कमेंट बॉक्स में लिख दो. ठीक है, ये हमारा अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, हमें बताना है एंगल आर कितना होगा. ठीक है, जिसका भी एंगल 30 डिग्री आ रहा है उसका आंसर गलत है, क्योंकि हमारा जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है, लेकिन हमारा एंगल आई फिलहाल 30 डिग्री नहीं है. एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल. ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल आई कहते हैं. तो भाई ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल तो 90 डिग्री होता है नॉर्मल का, तो ये होगा 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भाई, ये भी 60 डिग्री होगा. इसका मतलब हमारा एंगल आर कितना होगा, एंगल आर हमारा 60 डिग्री होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री होगा. दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड द नॉर्मल. ठीक है, ये तीनों ही रेज जो हैं, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं. तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करती है. भाई एक ही डायग्राम में आ गई ना, एक ही प्लेन है हमारा, ये जो पेपर है प्लेन है, तो एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे भी आ गई, रिफ्लेक्टेड रे भी आ गई, नॉर्मल भी आ गई. इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर सकती हैं. ये रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था. और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो सकता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, जिसे हम मिरर कहते हैं, उसके थ्रू इतना रिफ्लेक्शन हो जाता है कि हमें अपना फेस दिखने लगता है उसमें. अगर हम किसी सरफेस को ज़्यादा पॉलिश कर देंगे है ना, तो हमें उसमें अपना फेस दिखने लगता है. क्यों, क्योंकि उसमें क्या बढ़ गया है, उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. और जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसमें क्या बनेगी, इमेज जो है वो हमारी इमेज ही बनने लगेगी. तो ये जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं इसे हम मिरर कहते हैं. और ये दो टाइप के होते हैं. ये जो मिरर है ना, इनमें 99% रिफ्लेक्शन ही होता है, बहुत कम अब्जॉर्ब होती है लाइट. तो अब ये जो हमारा मिरर है ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्लेन मिरर होगा या होगा स्फेरिकल मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर याद रखना, प्लेन मिरर का अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ऐसा दिखता है हमारा प्लेन मिरर. ये हमारा है प्लेन मिरर.
ठीक है। इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है एक साइड से तो ये पॉलिश्ड होता है और जिस साइड से पॉलिश नहीं होता उसके थ्रू हम फेस देख सकते हैं। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। और प्लेन मिरर जो है उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जो हम प्लेन मिरर घर में यूज़ करते हैं उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली बात तो इमेज बनती कब है, इमेज बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं तो इमेज कैसी बनने लगती है भाई, इमेज बन जाती है उस पॉइंट पर जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। अब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी। हम कोई भी दो रेज चूज कर लेते हैं, एक रे जो बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आ जाती है उसका क्या होता है हमें प्लेन मिरर में पता है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है। अच्छा, अगर ये लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रही है, ये जो हमारा प्लेन मिरर है इसके सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसका फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। दो ऑप्शंस देती हूँ, 90 डिग्री या 0 डिग्री। कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, अगर एक लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिरर पे आ रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। फिलहाल नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए, एंगल आर भी कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल एंगल आई 0 है, एंगल आर भी 0 है, तो ये अपना पाथ ही रिट्रेस मतलब वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा उसी पाथ पे। ठीक है, तो जो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और जो ऐसे आ रही है उसका क्या होगा भाई। यहाँ पे एक छोटी सी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये आई है ना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये चली भी जाएगी, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिफ्लेक्टेड रे तो भाई ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तो कहीं मीट करने से रही, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, एक लाइट रे हमने इंसिडेंट ये चूज करी है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक इंसिडेंट रे ये है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे यही है। तो अब ये दोनों ऐसे तो मीट करेंगे नहीं आगे जाके, तो ये कहीं पीछे जाके मीट करेंगे। ये जो डॉटेड लाइंस जब भी मीट करती है ना, मतलब मिरर को वो करते हुए तो लाइट जाएगी नहीं, है ना। मतलब लाइट रे यहाँ पर आ ही नहीं रही है, बस हम सोच रहे हैं कि हो सकता है ये यहाँ से इस पॉइंट से हमने अपने आप ही ड्रॉ कर दिया है, नहीं तो लाइट तो ऐसे करके ऐसे गई है और एक लाइट रे ऐसे करके वापस ऐसे चली गई है। ठीक है, तो इसमें इसकी इमेज कहाँ बन गई, इसकी इमेज बन गई यहाँ पर। कहाँ पर बनी है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी बना है। वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज मतलब लाइट रेज एक्चुअली, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये एक्चुअली मीट नहीं करे हैं। ये कैसे मीट करे हैं, ये हमने सोचा है कि हाँ यहाँ पर अपीयर टू मीट हुए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है भाई, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज भी होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब इसकी इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट साइड दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट साइड दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड दिखेगा, राइट लेफ्ट साइड दिखेगा, इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। नोटिस करो एम्बुलेंस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। उल्टे क्यों लिखे हुए होते हैं, क्योंकि उसके आगे जो मिरर है ना उसमें ताकि वो सीधे दिख सके। ठीक है, लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है, इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उतना ही। ठीक है, और जितना डिस्टेंस है ना, ये जितने डिस्टेंस पर है उतनी ही इसकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर होगी। यहाँ पे इसकी इमेज बनी थी ना, उतने ही डिस्टेंस पे होगी जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर था। ठीक है, और लेटरली कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी भाई, क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअली थोड़ी मीट कर रही हैं, ये तो बस हम सोच रहे हैं कि इस पॉइंट पर मीट कर रही होंगी। ये तो हमारा होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले तो वो होता है इनफाइनाइट। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ये इसका पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस हम ऐसे डिनोट करते हैं।
दूसरे टाइप के हमारे मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो पार्ट ऑफ स्फीयर हो, वो कर्व्ड हो, स्ट्रेट ना हो। भाई कैसा हो, कर्व्ड हो। प्लेन मिरर का तो स्ट्रेट था, अब इनका कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड, ऐसे या ऐसे, ऐसे टाइप के मिरर्स होंगे ये। ठीक है, तो दो टाइप के हम मिरर्स डिस्कस करेंगे, एक तो होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों ही क्या है, स्फेरिकल मिरर्स है। कॉनकेव मिरर कैसे टाइप का मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। अभी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल कन्वर्जिंग वैसे जो एक पॉइंट पर लाइट रेस को कन्वर्ज कर दे, और डाइवर्जिंग जो उसको दूर दूर कर दे, डाइवर्ज कर दे। ठीक है, और इनके सर्फेसेस कैसे होते हैं भाई, इनके सर्फेसेस होते हैं कर्व्ड, इनके सर्फेसेस कर्व्ड होते हैं। पहला टाइप का हम डिस्कस करेंगे भाई, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ये, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे से हमने इसे पॉलिश कर रखा है। एक होता है पॉलिश सरफेस, ठीक है, और एक होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है जहाँ इमेज बनेगी, जहाँ से हमें इमेज देखनी है, और पीछे वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, कॉनकेव वाले का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की साइड बल्ज्ड होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बल्ज्ड होता है, अंदर की तरफ बल्ज्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस, और ये पीछे वाला जो दिख रहा है ना, ये पॉलिश सरफेस होता है। तो ये वाला जो सरफेस है वो अंदर की तरफ बल्ज्ड होता है, अंदर की तरफ बल्ज्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम पोल वैसे पढ़ेंगे, इसके बिल्कुल जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। ये जो अपर्चर दिख रहा है ना, इसका बिल्कुल जो बीच वाला पॉइंट है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो क्या होता है, वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज्ड इनवर्ड्स होता है, जबकि जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस कहाँ होता है, बाहर की साइड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो पॉलिश्ड सरफेस है वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, जो ये वाला सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो तो बल्ज्ड इनवर्ड्स होगा, और ये जो है पीछे का जो सरफेस है उसे पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं, वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स होगा, वो क्या होगा, आउटवर्ड्स बल्ज्ड होगा। अब हमारे पार्ट्स ऑफ कॉनकेव मिरर, कितने पार्ट्स ऑफ कॉनकेव मिरर होते हैं, यही कॉन्वेक्स मिरर के भी पार्ट्स होते हैं, बस थोड़े कुछ डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो डिस्कस करेंगे हम पोल को। पोल क्या होता है, जो अपर्चर है ना, मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसका, स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है, तो उसका अपर्चर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट जो होगा उसे हम पोल कहते हैं। पोल क्या होगा भाई, अगर ये छोटा सा हमारा कॉनकेव मिरर है तो इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होगा उसे हम पोल कहते हैं। ये पीछे पॉलिश सरफेस हो गया और ये अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। एक चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ना, वो ऐसा लगता है किसी बड़ी सी स्फीयर से टूट कर निकला है। मतलब एक हॉलो स्फीयर था, ये एक पूरा हॉलो स्फीयर है, इसको हमने काट दिया, ये पूरा हॉलो स्फीयर है, इसे हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये हमारा ये मिरर आ गया जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये हमने पीछे से क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो पूरा स्फीयर है ना, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये बना है, जिस हॉलो स्फीयर से ऐसा लग रहा है कि ये बना है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, ऐसा लगता है वो किसी बड़े से स्फीयर का टुकड़ा है, तो वो जिस स्फीयर का टुकड़ा है ना, उस बड़े से स्फीयर का जो सेंटर है वो ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, इट इज द
सेंटर ऑफ hollow sphere of which the spherical mirror forms a part, जिसका जो spherical mirror है वो एक पार्ट बनाता है, उससे ही काट कर ये बना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, अब हमें पता चल गया ये जो स्फेरिकल मिरर है वो पूरे किसी एक स्फीयर से आया है, तो वो जिस स्फीयर से आया है उसका जो रेडियस होता है उसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ मिरर, ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट, ठीक है भाई। जिसका मिरर जो है छोटा सा पार्ट है ना, जो मिरर है जिसका छोटा सा पार्ट है, उस पूरी स्फीयर का जो रेडियस होता है उसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम उसे एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ये जो सेंटर है और ये जो पोल है इनके बीच का डिस्टेंस ही क्या है, यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस होता क्या है, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो वो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, एक्स डैश। फिर हमें एक पॉइंट डिस्कस करना है, वो है फोकस। फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पॉइंट है किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी और पी से पास होती थी ना, वो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक छोटा सा पॉइंट जिसके थ्रू जो भी पैरेलल लाइट रे आएगी ना, पैरेलल इंसिडेंट रे, वो इससे पास होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस की खास बात क्या होती है भाई, दो बातें ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, जो सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी वो इस पर पास होंगी ही होंगी। और एक और बात ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जस्ट आधा होता है, मतलब पी और सी का जस्ट बीच में होता है हमारा एफ। तो फोकस क्या होता है, फोकस इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिससे जो सारी की सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज है ना वो पास करती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है पी और सी के बीच में, पी और सी जो था ना उसका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है एफ। और ये होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जिसमें जो भी पैरेलल रेज, मतलब अभी हम पढ़ेंगे, जो भी पैरेलल रेज ये हमारा है ना, एक तो होता है ये सी का जस्ट आधा होता है, और जो भी पैरेलल इंसिडेंट रे आएगी ना वो इसके थ्रू पास होगी ही होगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये दो बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल इंसिडेंट रेज टेंड टू पास। जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आएगी वो इससे पास होगी ही होगी, उसे फोकस कहते हैं। और ये जस्ट हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम जैसे जैसे डिस्कस करते जा रहे हैं हर बार में एक नई बात आ रही है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, तभी समझ में आएगा चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है जो फोकस है ना उसका पोल से जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। कि फोकस जो है ना वो पोल से कितने दूरी पर है उसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। भाई ये हमारा छोटा सा मिरर हो गया, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया इसका फोकस, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आधा था। तो ये जो फोकस है और इस पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस था, थोड़ी गड़बड़ बन गई है फिगर, इसका बीच का जो डिस्टेंस था उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ क्या है, देखो ये फोकस है और ये पोल है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ है, छोटे एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ।
ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ होती है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी होती है। मतलब अगर हमें कहा है रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस की जस्ट आधी होती है फोकल लेंथ। और फोकस का मेन पॉइंट क्या होता है, इसके थ्रू ही जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज थी ना वो आकर मीट कर जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ सारी की सारी पैरेलल रेज आकर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल यही पॉइंट्स होते हैं। पोल होता है, ये रहा हमारा पोल, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा ना पूरा एक स्फीयर से, ये भी क्या लगता है कि किसी स्फीयर से आया है, और उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, उसका जस्ट आधा फोकल लेंथ कहलाता है। लेकिन इसमें अलग बात क्या है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, राइट साइड है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, लेफ्ट साइड था। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, इसकी फोकल लेंथ भी राइट साइड होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर। पहले अभी हम करेंगे कॉन्केव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है। उससे पहले कुछ बातें दिमाग में रखनी है। क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तब तक इमेज छोटी बनेगी। अभी एज इट इज याद रखो, जैसे बोल रही हूँ, जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर होगा इमेज छोटी बनेगी। जब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इक्वल साइज बनेगी। जब सी के भी पास आ जाएगा तो बड़ी इमेज बननी शुरू हो जाएगी। जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर होगा छोटी इमेज बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा इक्वल साइज इमेज बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होगा तो बड़ी इमेज बनेगी। मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इससे दूर मतलब मिरर ये है ना, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर कर दो, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दो, तो इमेज कैसी बनने वाली है हमें पता है, तो इमेज छोटी सी बनने वाली है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो तो इमेज कैसी बनने वाली है, जितनी ऑब्जेक्ट है ना उतना ही इमेज बनने वाला है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बनने वाली है। और अगर सी के भी पास ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पास ले आओ, यहाँ कहीं रख दो, यहाँ कहीं रख दो, तो इमेज बड़ी बनने वाली है। सी के दूर छोटी, सी पर इक्वल साइज, सी के पास बड़ी। तो जब तक सी से दूर होगी छोटी सी इमेज बनेगी, बिल्कुल सी पर रख दो इक्वल साइज बनेगी, सी के पास कर दो तो बड़ी सी इमेज बनने लगेगी। ठीक है, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अभी बस इतना पढ़ लेते हैं। बड़ी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, छोटी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, और सेम इमेज के लिए मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट सी के दूर था तब तक इमेज कैसी थी, तब तक इमेज छोटी सी थी। मतलब मैग्निफिकेशन कैसा था, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा था। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया तब ऑब्जेक्ट कैसा था, तब इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट जितनी थी, मतलब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल था। जब ऑब्जेक्ट को सी के भी पास ले आए तो इमेज कैसी बनी, बड़ी सी इमेज बनी। अगर बड़ी सी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, सी के पास, अगर सी के भी पास तो बड़ी सी इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सी पर रख दो तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, जो रिप्रेजेंट करता है सेम साइज ऑफ इमेज एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन सी के भी दूर ले जाओ, सी से भी दूर, तो छोटी सी इमेज बनेगी। और छोटी सी इमेज होने का मतलब है मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 होगा, वो 1 से छोटा होगा। अभी तो बस इतना ध्यान रखो, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 छोटी इमेज, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 सेम साइज इमेज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 बड़ी इमेज। मैग्निफिकेशन होता क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के थोड़ी से, मतलब वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव, अभी हमने ये मॉड का साइन लगाया था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम कुछ नहीं देख रहे। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव। भाई नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है उल्टी इमेज। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 बड़ी इमेज, इक्वल टू 1 इक्वल साइज इमेज, लेस देन 1 छोटी इमेज। मैग्निफिकेशन नेगेटिव उल्टी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सीधी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
मैग्निफिकेशन कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी वीडियो देखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब उल्टी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी? कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं अभी हम। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब हमेशा उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, मतलब हमेशा वो उल्टी इमेज बनाता है। तो इसका मतलब हमेशा उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, सिवाय एक केस के, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास आ जाए, बहुत जब पास आ जाएगा, जब बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में होगा, तब क्या होगा, तब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनने लगेगी। जब तक हम बहुत दूर खड़े हैं तब तक उल्टी इमेज बनेगी, जब हम बहुत पास आ जाए मिरर के तब जाकर सीधी इमेज बनेगी। इतनी पास कि फोकस से भी पास, जो हमारा छोटा सा कॉनकेव मिरर है ना, उसकी फोकस के भी पास आ जाए तब जाकर सीधी इमेज बननी शुरू होगी। और सीधी इमेज बनेगी तो पॉजिटिव, तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। जब तक दूर थे उल्टी इमेज थी, नेगेटिव मैग्निफिकेशन था। जब पास आए तो कैसी मैग्निफिकेशन हो जाएगी भाई, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इतनी पास है कि इमेज सीधी बनने लगी है। अभी हम इमेजेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, सन इज एट इन्फिनिटी, वी कैन से दैट सन इज एट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमारी फोकल लेंथ के हिसाब से तो सन तो बहुत ही डिस्टेंस पर है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि मतलब हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना फोकल लेंथ वगैरह वाले डिस्टेंस को। मतलब हम विंडो को भी कभी कभी इन्फिनिटी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा बहुत ही छोटा सा लेंस है तो लेंस के हिसाब से तो विंडो भी इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। विंडो का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इतना बड़ा डिस्टेंस कि इनकम्पेरेबल हो, मतलब इनकम्पेरेबल डिस्टेंस। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा इमेज फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है इमेज बनती है फोकस पर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन जाएगी भाई। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी। याद करना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है इमेज फोकस पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के दूर है, तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। एक पैटर्न नजर आ रहा है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है इमेज बन रही है फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बन रही है इनफाइनाइट पर। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। और एक केस और होता है, अगर ऑब्जेक्ट एट सी है, अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। सी पर बनेगी और बिल्कुल इक्वल साइज बनेगी। वो याद है ना, सी के दूर छोटी इमेज, सी पर इक्वल साइज इमेज और सी पर ही, और सी के पास बड़ी इमेज बननी शुरू हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा इमेज बनेगी फोकस पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। अगर बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी होगा तो बियॉन्ड सी, एट सी होगा तो एट सी, ठीक है। और हमें 3 रूल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। इमेज बनाना तो आसान है, ये सब अगर लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। एक तो मैग्निफिकेशन वाली बात, सी के दूर था, सी के पास था, सी पर था, है ना। और कहाँ पर कैसे इमेज बन रही है, और कब रियल इन्वर्टेड, कब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, ये सब अगर हमारे ध्यान में है तो अगर हम बिना पेंसिल स्केल के भी बनाते हैं ना तो हमसे बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम्स बनेंगे। रूल्स क्या क्या याद रखने हैं? रूल्स याद रखने हैं, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर जो इंसिडेंट रे है वो कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से जरूर पास होगी। हमने पहले भी पढ़ा था, जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आती है ना वो एक पॉइंट से जरूर पास करती हैं। उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज आकर मीट करती हैं। तो भाई फर्स्ट रूल तो बहुत आसान है कि जो भी पैरेलल इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल क्या है, जो फोकस से पास करेगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जो
पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से पास करेगी वो भैया पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जो लाइट रे फोकस से पास हो रही होगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, और जो सी से पास होगी वो जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। देख लेते हैं कैसे। जो लाइट रे पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास करेगी, जो लाइट रे फोकस से पास हो रही थी वो पैरेलल चली जाएगी, जो लाइट रे पैरेलल आ रही थी फोकस से चली गई, जो लाइट रे फोकस से जा रही थी वो पैरेलल हो गई, और जो सी से जा रही थी ना वो जैसे गई वैसे की वैसे वापस भी आ गई। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। ये 3 रूल्स हमें डिस्कस करने हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी कुछ ऐसे ही रूल्स होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से पास तो होगा, लेकिन भाई इसका रियल फोकस थोड़ी होता है, इसका तो वर्चुअल फोकस होता है, तो एक्चुअली पास नहीं होगी। इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। फोकस पर जाएगी नहीं, सिर्फ फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी। तो मतलब ऐसे लाइट रे आई, इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन भाई ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, इसके थ्रू कैसे पास करे, तो इसलिए इधर चली जाएगी। ठीक है, वर्चुअल फोकस, इसे हम कहते हैं वर्चुअल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का। जो भी पैरेलल लाइट रे वो फोकस से जाएगी, लेकिन ये तो जा ही नहीं पाएगी, मिरर को तोड़कर थोड़ी जाएगी अंदर लाइट रे, क्या करेगी, इससे से दूर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे और पीछे एक्सटेंड कर देंगे उसको। ठीक है, जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होने की कोशिश करेगी, लेकिन नहीं हो पाएगी, दूर चली जाएगी। हमने डिस्कस करा था शुरू में, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि भाई जो भी पैरेलल लाइट रे थी ना, पैरेलल लाइट रे क्या हुआ, वो फोकस पर जा तो नहीं पाएगी, लेकिन फोकस से दूर जरूर भाग जाएगी। तो हम देखेंगे पहले लाइट रेस कैसी थी, पास पास थी थोड़ी सी, अब क्या हो गई, अब तो और ज़्यादा दूर दूर हो गई। इसलिए ये डाइवर्जिंग टाइप का मिरर होता है। ठीक है, कैसा टाइप का मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। दूसरा केस क्या है, जो लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी, भाई फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जा तो नहीं पाएगी क्योंकि ये ओपेक है, लेकिन जाने की कोशिश करेगी तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। जो फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सी की तरफ जाने की कोशिश करेगी वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। मतलब रूल तो वैसे ही है, बस इसमें उसमें बोलते थे कि वो इस पॉइंट से जाएगी, और इसमें हम बोलेंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पॉइंट, क्योंकि जा ही नहीं पाएगी। भाई सी भी इसका वर्चुअल है, कैसे इस मिरर को तोड़ती हुई थोड़ी जाएगी, ऐसे जाएगी और वापस यहीं पर आ जाएगी। तो 3 रूल्स तो वही है, पैरेलल लाइट रे फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, और जो सी से पास होगी वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी। तो अब हमें समझ में आ पाएगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है जब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो एक्चुअली अगर मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है। अगर एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है। एक्चुअली मीट ही नहीं कर रही, भाई ये डॉटेड लाइन है, ये तो हम सिर्फ सोच रहे हैं ना कि ऐसे लाइट रे तो बस ऐसे गई और ऐसे वापस चली गई, यहाँ तो लाइट रे आई ही नहीं, ये बस हम इमेजिन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कहीं 2 लाइट रेज मीट करे और यहाँ इमेज बन जाए तो वो रियल इमेज नहीं होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करते, डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू डू सो, बस ऐसा लगता है कि शायद मीट कर रही होंगी, या हम अपने हिसाब से इमेजिन करते हैं कि हाँ ये 2 लाइट रेज मीट कर रही होंगी, तो वो वर्चुअल इमेज बनाती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जब भी रियल इमेज बनेगी हमेशा उल्टी होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। और अब भाई उल्टी होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, हमने ये डिस्कस करा है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है उल्टी इमेज पर, और पॉजिटिव होता है सीधी इमेज पर। उल्टी तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो सीधी इमेज। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो रियल इमेज है ना, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब इसका क्या मतलब है भाई, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। जो हम देख रहे हैं हमारी इमेज भी रेटिना पर एक स्क्रीन पर बनती है, तो वो भी रियल इमेज है। आप कहोगे भाई ये अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होनी चाहिए, इस हिसाब से तो हमें दुनिया उल्टी दिखनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है उसे सीधा ही इंटरप्रेट करता है। वो हम ह्यूमन आई में डिस्कस करेंगे ये सब कैसा होता है। ऐसे ही सिनेमा में हम स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, तो वो इमेज कैसी है, स्क्रीन पर आ पा रही है, इसका मतलब वो रियल इमेज है। फिर वो हमें उल्टे क्यों नहीं दिखता। जो हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन या जो भी हम फिल्म देख रहे हैं वो हमें उल्टी दिखनी चाहिए, वो हम प्रोजेक्टर को ऐसे अरेंज कर देते हैं कि हमें इमेज सीधी ही दिखे।
ठीक है। अब प्रोजेक्टर को उल्टा लगा दिया तो उल्टे की उल्टी इमेज तो सीधी ही होगी ना। तो मतलब ये जो भी स्क्रीन पर आ सकती है वो रियल इमेज होती है। जो स्क्रीन पर नहीं आ सकती, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर नहीं आ सकती, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जो स्क्रीन पर नहीं आ सकती वो वर्चुअल है, जो स्क्रीन पर आ सकती है वो रियल इमेज होती है। तो अब हम आते हैं फाइनली रे डायग्राम्स में। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम ये रे डायग्राम्स बना पाएंगे। अगर हमें पहले वाली चीज़ें नहीं क्लियर ना तो हम रे डायग्राम्स बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें याद है ये सब। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज बनेगी फोकस पर। कैसी बनेगी? छोटी सी बनेगी। अभी सी के तो दूर ही है ना, तो अभी इमेज कैसी बनेगी? छोटी सी बनेगी। और कैसी बनेगी? देखो एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही हैं तो कैसी बनेगी भाई? रियल बनेगी। और रियल जो होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज फोकस पर बनेगी। फोकस पर बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी। रियल इन्वर्टेड उल्टी बन रही है तो m तो नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर छोटी है तो m कैसा होगा? लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब रख देते हैं दूसरा केस, एक बार देख लेते हैं कैसी बनी है ये हमारा क्या था? मिरर था, ठीक है। हमने ये ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर है ना तो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम दो लाइट रेज को ऐसे चूज़ करेंगे, ठीक है। दो लाइट रेज को हमने चूज़ कर लिया, ये दो लाइट रेज इसके थ्रू आई। जब ये लाइट रे आई, अब देखो ये पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। ये भी पैरेलल है भाई, ये भी फोकस से पास होगी। दोनों पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट से पास होंगे, फोकस से। तो इमेज भी कहाँ बनती है? जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें, यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस बनेगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कैसी है ये हमारा मिरर है। यहाँ पर हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर से यहाँ पर आ रहा है, इनफाइनाइट पर है। अगर इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लाइट रेज ऐसे आएंगी और दोनों के दोनों कहाँ मीट कर जाएंगे? फोकस पर मीट कर जाएंगे। जो पैरेलल लाइट रेज होती है वो फोकस से पास होती है ना, तो ये लाइट रे ऐसे आई और फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे ऐसे आई और फोकस से पास हो गई। अब दोनों लाइट रेज कहाँ मीट करी? फोकस पर मीट करी, इमेज छोटी सी बन जाएगी। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट को हमने सी से दूर रख रखा है। ये हमारा सी था, सी के भी दूर रख रखा है हमने ऑब्जेक्ट। इस बार हमें पता है इमेज कैसी बनने वाली है। इस बार इमेज बनने वाली है सी के दूर है तो इमेज कैसी बनेगी? कैसे बननी थी? छोटी इमेज बननी थी। सी के दूर है तो इमेज छोटी बननी थी। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, छोटी इमेज बनेगी। इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं पहले। सी के दूर था तो एक लाइट रे तो जो भैया सी से पास हो रही थी वो तो अपना पाथ को ही रिट्रेस करेगी, और जो लाइट रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। तो ये दोनों लाइट रेस कहाँ मीट करेंगी? यहाँ मीट कर गई। तो इसकी इमेज अभी उल्टी बनेगी और अभी भी छोटी बनेगी। एक बार ढंग से देखते हैं इसको। ये हमारा था, ये हमारा जैसे है, ठीक है। इसमें अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? ये हमारा क्या होता है? पूरा सर्कल समझ लो। ये जो हम ये स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द होलो स्फीयर स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका जस्ट आधा क्या हो गया? इसका जस्ट आधा हमारी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है? बियॉन्ड सी रख रखा है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है। तो अब हम दो लाइट रेस चूज़ करेंगे, एक जो पैरेलल होगी भाई, जो लाइट रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी ही करेगी। जो लाइट रे पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी ही करेगी, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो जैसे गई है ना वैसे ही वापस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? दोनों की रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इमेज इसकी यहाँ बन जाएगी, ठीक है। छोटी सी इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिर से देख लेते हैं इसका एक बार डायग्राम। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था,
एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो एज इट इज़, जो पैरेलल वो फोकस से पास हुआ, छोटी सी इमेज बन जाएगी। और अभी रियल इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को एट सी रख देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एट सी रख देंगे, फिर से हम दो लाइट रेज चूज करेंगे। जो पैरेलल लाइट रे थी वो फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों कहाँ मीट करे, यहाँ पर मीट कर गए, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ सी पर ही बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है इमेज भी सी पर बनती है। कैसी बनती है, बिल्कुल सेम साइज की बनती है और उल्टी बनती है। सेम साइज का मतलब मैग्निफिकेशन तो 1 होगा और उल्टी का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ये वो केस है जिसमें m-1 होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि एक ऐसा केस बताओ जिसमें m-1 हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट सी पर रख दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, सी पर रख दो। एक है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, बिटवीन एफ एंड सी रखो। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये सी है, ये एफ है, इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर से दो लाइट रेज चूज करेंगे। जो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और जो पैरेलल है, जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी, जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। ये दोनों कहाँ मीट करें, ये वाली रे और ये वाली रे भाई यहाँ पर मीट करी। रिफ्लेक्टेड रेज, इसकी इंसिडेंट रे ये थी, रिफ्लेक्टेड रे ये थी, इसकी इंसिडेंट ये थी, रिफ्लेक्टेड रे ये थी। कहाँ मीट करें, यहाँ मीट करें, इमेज यहाँ बन गई। ये जो इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, ये इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड बनी है। अब देखो इमेज कैसी बननी शुरू होगी, बड़ी इमेज बननी शुरू होगी और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नेगेटिव है अभी भी क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। हमें पहले ही पता है ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर। फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक स्ट्रेट लाइन थी जो फोकस से पास होगी, एक जो सी से पास होगी, जो वो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल हैं, कभी मीट ही नहीं करने की। मीट नहीं करने की तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। मीट ही नहीं कर रही, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर लग रहा होगा कि पैरेलल लाइट रेस क्यों नहीं आई, एक बार बना के देख लेते हैं। ये हमारा है, ये हमारा पोल है, ये इसका सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है हमारा फोकस। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, हमने फोकस पर रख रखा है। हमें पता है इमेज कहाँ बननी चाहिए, इनफाइनाइट पर बननी चाहिए। हम दो लाइट रेज चूज करेंगे, एक तो जो सी से पास होती है, इसके थ्रू पास होने वाली जो सी से पास होती है वो जैसे जाती है ना वैसे ही वापस भी आती है। ठीक है, एक तो ये चूज कर ली। एक जो पैरेलल होती है, जो पैरेलल लाइट रे होती है वो भाई फोकस से पास करती ही है। ये रहा हमारा फोकस, इसके थ्रू पास होगी। अब ये दो लाइट रे पैरेलल है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि मीट नहीं कर रही तो कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, अब हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। ये इकलौता केस है, सिर्फ इकलौता केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, जिसमें m पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, दो लाइट रेज चूज करी, एक जो पैरेलल थी वो फोकस से, जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी, और जो सी से पास होगी ना वो जैसे गई है वैसे ही दोबारा वापस भी आ जाएगी। तो जो सी से जाएगी वो जैसे गई है ना वैसे वापस आ जाएगी। अब ये रेज क्या है, दूर होती जा रही है, तो यहाँ तो कहीं मीट करेंगे नहीं, इन्हें हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे और देखेंगे भाई ये तो यहाँ मीट कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं। हमने जानबूझ के इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा है ताकि ये मीट कर सके। ये जो डॉटेड लाइंस मीट करती है ना भाई, ये हमेशा मिरर के पीछे। ये कैसी बनती है भाई, ये इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। तो अब कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। तो ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है। इकलौता केस है जिसमें m पॉजिटिव है और m ग्रेटर देन 1 भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.